अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और खान के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसकी एपिसोड 11 के वाक़यात का तज़किया होगा और मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि orhan गाजी का ये झंडा तारीखी अहमियत क्यों रखता है और ये कि फ्लेवियस को अपने बाप का जो खंजर मिला है तो उस पर बनी गई उस अलामत का क्या मतलब है। इससे ये जानने में आसानी होगी कि फ्लेवियस तुर्कों की किस कौम से ताल्लुक़ रखता है और ये निशान तुर्कों की किस कौम का था और वो किस खित्ते के रहने वाले थे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जहाँ तक इस एपिसोड के वाक़यात का ताल्लुक है तो ये एपिसोड अच्छे और डिसेंट सीन से शुरू हुई और इसका पहला घंटा वैसा ही माहौल और अप्रोच लिए हुए था जैसा कुरुलुश उस्मान में जब भी उस्मान गाजी अपनी अलग रियासत का ऐलान करते थे तो तब हुआ करता था। लेकिन फिर ये एपिसोड डेवलप होने लगी और कहानी के रिदम में इजाफा होता चला गया और एपिसोड के आखिरी 10 मिनट तो बेहतरीन थे और वो तमाम किस्त की जान थे और इन 10 मिनटों के साथ इमोशंस और थ्रिल ब्लेंड हुआ था। इसके अलावा दुश्मनों की साइड बेहतरीन तरीके से तरतीब दे दी गई है क्योंकि दुश्मन जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतना ही फतह की शान शौकत नुमाया होगी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जिसका मतलब ये है कि हम orhan बे की जदोजहद में ज़्यादा मुश्किलात देखेंगे जिसके बाद मुकद्दस फतुहात हासिल होंगी। और ड्रामे के रेवोल्यूशनरी इवेंट्स में orhan बे की अपनी करेंसी जिसका नाम आकचा था इसका आगाज़। इसके अलावा एक बाकायदा फ़ौज का क़याम जिसमें वो यतीम बच्चे होंगे जिनका आगे पीछे कोई नहीं और orhan बे का लग्जरियस काफ्तान, ये बेहतरीन ट्रेट्स थी। एस्पोर्चा के काफ़ी सीन्स थे लेकिन किसी वाज़े प्लॉट के बगैर हैं सिवाय इसके कि orhan उसे बचाता है और वो भी बड़े टिपिकल अंदाज में दिखाया गया। जबकि orhan और नीलुफर की गुफ्तगू में भी एस्पोर्चा का जिक्र आता रहा। जबकि कारा खलील को जितनी अहमियत इस एपिसोड में दी गई है उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। फातिमा और फ्लेवियस के सिनेरियो की तरफ आएं तो फातिमा ने हकीकत खुलने पर वही कदम उठाया जो कि एक शरीफ और बाइज्जत लड़की को करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि फातिमा का किरदार एक ड्रामा क्वीन में बदल चुका है और उसके सीन्स इस किस्त में ज़्यादा ही लंबे कर दिए गए थे। हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये वुमन ड्रामा चल जाए लेकिन सीरीज़ के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा orhan सीरीज़ के मुतालिक अपनी एक वीडियो में मैंने पिछले दिनों आप लोगों से कहा था कि अखी के सिलसिले को दोबारा मुतहरिक करना चाहिए। तो इस एपिसोड में आहियों को फिर से मुतहरिक कर दिया गया है और बुरसा के बाजारों का इंतज़ाम भी अखी सिलसिले के हवाले हो चुका है। और नाज़रीन इकराम, orhan बे का झंडा अब नई रियासत का नया झंडा है जो कि अब से सुर्ख रंग का होगा। इस झंडे की तीसरी सतर में सूरह सफ की आयत नंबर 13 दर्ज है। इसका तर्जुमा है, और एक और चीज़ भी है जो तुम्हें पसंद आएगी, अल्लाह की तरफ से मदद और करीब आने वाली फतह, ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। जबकि चांद तारे के गिर्द मौजूद हाशिए यानी बॉर्डर में सूरह फतह की आयत नंबर 27 लिखी हुई है। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि सूरह फतह में बिलखुसूस सुलह हुदैबिया, जहाद और मक्का की फतह की खुशखबरी बयान की गई है। जबकि सूरह सफ का नाम ही सफ बांधने के मफहूम से लिया गया है और इस सूरत में अल्लाह की राह में जहाद की फजीलत बयान की गई है। तो इन दोनों सूरतों का रियासती परचम पर मौजूद होना वाज़े तौर पर इस बात की अलामत है कि उस्मानी रियासत की बुनियाद जहादी फ़िक्र पर रखी गई थी। एक ऐसी कौम की रियासत बनना जिसने जहाद के ज़रिए फतुहात को अपना फरीज़ा समझा और उसे अपना बुनियादी मकसद बनाया। तो यही चीज़ें इस झंडे में अलामती अंदाज में ज़ाहिर की गई हैं और ड्रामे में इस पॉइंट को इस कदर बारीक बीनी से पेश करना काबिल तहसीन है। मेरा ख्याल है कि ये परचम उस्मानियों के पहले परचम यानी आग संजक से माखूज है और ये बात तारीखी तौर पर मशहूर है कि सल्जूकी रियासत सरहदी सरदारों को गज़ा और फतुहात की जिम्मेदारियां सौंपा करती थी। उस्मानी मौरखीन भी इस बात पर जोर दिया करते थे कि उस्मानी रियासत को दीगर अमारतों के मुकाबले में सरहदों पर जहाद के मामले में रूहानी बरतरी हासिल थी। इसके अलावा यह रवायत भी मिलती है कि सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की जानिब से उस्मान बे को बतौर तोहफा दिया गया एक आग संजक या उस सुल्तान सलीम के दौर तक इस्तेमाल होता रहा। जबकि मशहूर उस्मानी मौरिख आशिक पाशाजाद वाज़े तौर पर लिखते हैं कि सुल्तान ने उस्मान बे को ये परचम भेजा था। इस संजक का मकसद सरहदी सरदारों को जहाद की इजाज़त देना था क्योंकि परचम आम तौर पर शरई और सियासी जवाज़ की अलामत समझा जाता था। तो इस तनाजुर में इस ड्रामे में कबीले के परचम से रियासती परचम की तरफ मुंतकली को दिखाना दरअसल उस्मानी रियासत के जायज़ और मुस्तहकम इक़्तिदार के क़याम को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। और नाज़रीन इकराम, कई कबीले से लेकर उस्मानी परचमों के मुकम्मल तारीख के बारे में मेरी ये वीडियो मौजूद है और मुझे याद है कि इस वीडियो को तैयार करने के लिए जो मैंने रिसर्च की थी तो उसमें मुझे कई दिन लग गए थे। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंतहाई इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो है, आप लोग देखकर मायूस नहीं होंगे। अब आते हैं दूसरी तफसील की जानिब।
जो कि उस खंजर पर बनी अलामत के बारे में होगी जो फ्लेवियस को सारोस से मिला। और सारोस का कहना है कि वो खंजर उसके बाप का था। तो खंजर पर बनी इस अलामत का नाम तारक तमगा है। 15वीं सदी से 18वीं सदी तक आज का जो यूक्रेन है, रूस और रोमानिया है, तो इन इलाकों पर हुक्मरानी करने वाली एक हुकूमत जिसे खानाते क्रीमिया कहा जाता था, तो उस हुकूमत की ये सरकारी अलामत थी। खानाते क्रीमिया और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान नहायत मजबूत और गहरे ताल्लुकात कायम रहे हैं। तो बात हो रही थी खानाते क्रीमिया की, तो उस्मानी तारीख के एक इंतहाई अहम शख्सियत याओ सुल्तान सलीम की बीवी और सुल्तान सुलेमान कानूनी की वालदा आयशा हफ्सा सुल्तान क्रीमिया के खान मंगली गराय की बेटी थी। फ्लेवियस के पास इस खंजर का होना इस इम्कान को जन्म देता है कि उसकी जड़ें तातार नस्ल से जा मिलती हैं। इस जाविये से इसकी कहानी महज फातिमा के साथ एक ताल्लुक तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक ऐसे लॉन वुल्फ की दास्तान बन जाती है जो अपनी शिनाख्त और अपनी असल को तलाश कर रहा है। इस तरीके से इसके किरदार में एक गहरी मानवियत पैदा होगी, क्योंकि इब्तदा ही से हमें अंदाजा था कि फ्लेवियस मुसलमान होगा और ओरहान बे के साथ आ खड़ा होगा। लेकिन उसकी कहानी एक आम सी कहानी बन जाती अगर वो सिर्फ फातिमा की वजह से मुसलमान होता। इसकी बजाय अब उसकी कहानी अपनी शनाख्त और नस्ब की तलाश से जुड़ी हुई है, और अपनी हकीकत जानने के बाद ही अब वो मुसलमान होगा। तो इस हिसाब से फ्लेवियस की कहानी कहीं ज्यादा मजबूत और असर अंगेज बन जाती है। यहाँ एक और अहम बात मैं ये भी बताते चलूं कि खंजर का फिरोजे रंग में होना भी फ्लेवियस के तातार होने के इम्कान को मजबूत जाहिर करता है, क्योंकि फिरोजी रंग तुर्कों का रवायती रंग समझा जाता है और क्रीमिया के तातार इस रंग को अपने परचमों में इस्तेमाल किया करते थे। और ड्रामा में तकरीबन सब किरदारों के लिबास भी बदल दिए गए हैं, लेकिन मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि एक तो मलहून खातून का लिबास तब्दील नहीं किया गया, कि जिनका लिबास तब्दील करना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इस वक्त वो इद्दत में हैं, तो उन्हें इस किस्म का लिबास पहनाना चाहिए था जिसमें काला रंग नुमाया होता। दूसरी बात ये कि मलहून खातून इद्दत में है तो वो बुरसा में क्या कर रही थी। इद्दत में तो औरत को घर से नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी काबिल गौर है कि मलहून खातून को बिल्कुल भी वैसा गमनाक नहीं दिखाया गया जो कि एक औरत तब होती है जब उसका शौहर अभी हाल ही में फौत हुआ हो। उधर गोंचा, फातिमा और नीलूफर के कपड़े उन्हीं रंगों से मिलते जुलते थे जैसे उन्होंने इस सीरीज के शुरू में पहन रखे थे। मेरे ख्याल में इनके कपड़ों का रंग तब्दील होना चाहिए था और कुछ ऐसे कलर्स इस्तेमाल करने चाहिए थे जो कि रॉयल लुक देते हों। मिसाल के तौर पर जामनी रंग या नीला रंग बहुत ज्यादा रॉयल लुक देता है, लेकिन इस कलर का कुरैश उस्मान में भी बहुत कम इस्तेमाल किया गया था और तकरीबन हर किरदार के मामले में ज्यादातर सुर्ख या मरून कलर पर ही फोकस किया गया। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक इतनी खूबसूरत किस्त की रेटिंग वो नहीं आई जो कि होनी चाहिए थी, और ये पिछली किस्त की रेटिंग से भी गिर गई। और आप अभी भी अगले हफ्ते इसकी रेटिंग मजीद गिरने की उम्मीद रखें, क्योंकि रेटिंग तब तक बढ़ने की उम्मीद नहीं है जब तक कि बुध वाले दिन मैचेस रिलीज होते रहेंगे। और यहाँ मैं आप लोगों को खबर देती चलूं कि इस बुध को सिर्फ कुरुलुश और हान की नहीं बल्कि तमाम बुध वाली सीरीज की रेटिंग गिरी है। आप अशरफ रोया की रेटिंग उठाकर देख लें, वो तो बहुत बुरी तरह गिरी है, यानी कि टोटल में 1.44 और बकिया कैटेगरीज में भी वाज़े कमी आई है। मगर बदकिस्मती से हमारी कुरुलुश और हान सीरीज डेंजर जोन में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि अगली बुध वाले दिन भी एक और अहम मैच है और एक और नई सीरीज भी शुरू होने वाली है। और यहाँ कुछ लोग इस कम रेटिंग की वजह फ्लेवियस और फातिमा को करार देंगे। तो हाँ, ये बात तो ठीक है कि इन दोनों के सीन जरूर से ज्यादा लंबे थे, लेकिन फ्लेवियस का रोल अब मजीद डेवलप होगा क्योंकि अब वो अपने असल बाप की तलाश करेगा। और ये बात तो कंफर्म है कि रेटिंग किसी भी किस्त की क्वालिटी को जज करने का पैमाना नहीं है, चाहे वो किस्त मजबूत हो या कमजोर। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। इस एपिसोड के बारे में आप लोगों की क्या राय है और आज की इस वीडियो में दी गई मालूमात आप लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।